आज वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनान की सभ्यता, ग्रीस सभ्यता। इस टॉपिक को करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका एक हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, क्लासिफिकेशन का तरीका हमारा क्या होगा। तो वन बाय वन हम पहले इस बारे में चर्चा कर लें। हम करेंगे इसको इस तरह से कि सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे, इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे कि इसका जो भौगोलिक जो पक्ष है वो क्या है और किस तरह से भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है, इतिहास की घटनाओं को प्रभावित करता है। और इसके उपरांत हम बात करेंगे कि इसकी हिस्टोग्राफी क्या है, कितने तरह से इसको ग्रीक सिविलाइजेशन को लिखा गया है। सेकंड बात हम करेंगे कि इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी जैसे हम अपने यहाँ भारत में कहते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, उसी तरह से इनके यहाँ भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इस सभ्यता को हमने मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा है। यानी जब वहाँ पर कांसा आया या जब वहाँ पर मेटेलिक रिवॉल्यूशन हुई लगभग 3400 ईसा पूर्व से पहले, आज से लगभग 5500 साल पहले लगभग, वहाँ से लेकर के और करीब करीब 1100 ईसा पूर्व तक, उसके बाद हम हेलेनिक पीरियड पर आएंगे और उसके बाद हम हेलेनिस्टिक पीरियड पर आएंगे। 3 पार्ट्स में हम ग्रीक सिविलाइजेशन को डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम यूरोप की संस्कृति की बात करते हैं और विश्व के बहुत से पक्षों की और इतिहास की और संस्कृति की बात करते हैं, तो जो शब्दावली है उस शब्दावली का चयन अक्सर हम देखते हैं कि ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से किया जाता है। इसी कारण से हमारे लिए ग्रीक सिविलाइजेशन की चर्चा करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इन जो तीनों कालों की हम व्याख्या करेंगे और चौथे नंबर पर हम लोग ग्रीक्स की संस्कृति की चर्चा करेंगे कि क्या उनकी फिलॉसफी थी, क्या उनका लिटरेचर था, काव्य था, किस तरह से उन्होंने इतिहास का विकास किया, किस तरह से उन्होंने विज्ञान का विकास किया, किस तरह से कला का विकास किया। और ये ग्रीक संस्कृति वो संस्कृति है जिसने आने वाले समय में इंडिया को भी प्रभावित किया। एक सामान्य मान्यता यह है कि ग्रीक्स ने ही तिथिबद्ध रूप से भारतीयों का इतिहास लेखन प्रारंभ किया। इतिहास लेखन की परंपरा भारत में भी थी, लेकिन जो तिथिबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा है उसमें ग्रीक्स का रोल माना गया है। तो ये 4 भागों में हम ग्रीक सिविलाइजेशन को करते हैं। अब जरा एक एक करके हम लोग वन बाय वन पहले ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव को देखेंगे। ये हमारे सामने वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में हम सबसे पहले चलते हैं यूरोप, क्योंकि ज्यादातर जो इतिहास है वो यूरोसेंट्रिक पैटर्न में लिखा गया है। यूरोप वालों ने अधिक लिखा, इसलिए हम उसको यूरोसेंट्रिक बोलते हैं। इस पार्ट में 2 मेन सिविलाइजेशन है। एक को हम ये रोमन सिविलाइजेशन कह रहे हैं, एक को रोमन सिविलाइजेशन कह रहे हैं, और दूसरे को हम एक रोमन सिविलाइजेशन है और दूसरा इसके पास में ग्रीक सिविलाइजेशन है। यानी आज का ग्रीस देश और आज का इटली देश, ये 2 देश हैं जिनके इर्द गिर्द संस्कृति और सभ्यताओं का यूरोप में उदय हुआ। एक रोमन संस्कृति हो गई, रोमन सभ्यता हो गई, और दूसरी ग्रीक सभ्यता हो गई। तो इस पूरे मैप में हम सबसे पहले यूरोप में चलते हैं और इसके भी हम बाद में चलते हैं इसको लेकर के ग्रीस में। सबसे पहले आज का स्ट्रक्चर इसका देख लें। आप सामने आपके ये ग्रीस का मैप आया हुआ है। ये ग्रीस का मैप आप देखेंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी यानी आज के भूमध्य सागर में और आयोनियन सी और एगियन सी, इन 3 समुद्रों के बीच में ये है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। मोटे तौर पर इस सारे एरिया को प्रायद्वीप कहते हैं, जिसको हम अक्सर हिस्ट्री एंड कल्चर में पढ़ते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन स्टेट्स। ये बाल्कन स्टेट्स हैं और आज के हिसाब से इसमें देखिए आप, ये पूरा ग्रीस आता है, इसके अलावा मैसेडोनिया, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, बोस्निया, बुल्गारिया, और इस साइड में इटली आएगा। यहाँ पे देखेंगे आज के हिसाब से एथेंस इनकी राजधानी है, जिसको हम एक इंपॉर्टेंट स्थिति के रूप में देखेंगे क्योंकि ये एक नगर राज्य के रूप में विकसित हुआ था प्राचीन काल में। ये आज का स्ट्रक्चर है, ये आज का स्ट्रक्चर है, आज का मैप है। अब इसके बाद हम थोड़ा उस पीरियड पे चलते हैं जबकि हम चर्चा करने वाले हैं ये भौगोलिक पक्ष हैं, किस तरह से भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो ये समुद्र है सारा और इसके बीच में छोटे 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 द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो ज्योग्राफी है,
वो ज्योग्राफी भारत के समान या इटली के समान या इराक के समान जहां नदियों के देश थे उसकी तरह की नहीं है। नदियां नहीं है, बल्कि हिली रीजन्स हैं, पहाड़ हैं। अब आप इनके भीतर देखिए, इन शहरों के नाम हमको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो एक एथेंस की बात आती है और स्पार्टा की बात आती है। ये दो तो मेजर शहर या नगर राज्य हुआ करते थे। इसके अलावा और बहुत भी हैं, और भी लोग हैं, और भी सिटीज़ हैं। इनको सिटीज़ को समय स्टेट्स बोलते थे, नगर राज्य। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, इनके नाम क्या हुआ करते थे। कॉरिंथ, डेल्फी, स्पार्टा, एथेंस, और यहां पर एक क्रीट है। आज भी एक क्रीट छोटा सा द्वीप है, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री बदलती है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं बदलती, और बदलती भी है तो बहुत स्लाइटली बदलती है। हिमालय नहीं बदल जाएगा, हिमालय तो अपनी जगह पर ही रहेगा। इसी तरह से ये क्रीट सिविलाइजेशन या क्रीट का आज का द्वीप है। इस साइड हम आएंगे, यहां से एशिया शुरू हो गया, ये एशिया माइनर का क्षेत्र आ रहा है। इस साइड में आने पे तो अक्सर हम आने वाले समय में देखेंगे, आप लोगों ने सबने नाम सुने होंगे, मैराथन, आप लोगों ने नाम सुना होगा थर्मोपल्ली। ये जो नाम सुने हैं, इन नाम का ओरिजिनेशन इन जगहों से आया है, इस सिविलाइजेशन से आया है। हम इस पर आने से पहले मैं आपको अपने क्लासिफिकेशन पर ले चलता हूं, और क्लासिफिकेशन पर आने से पहले हम बात करेंगे इस बात की कि जब हम ज्योग्राफिकली इस मैप को देखते हैं तो एक स्थिति ये आती है कि जो भौगोलिक कारक हैं वो इतिहास को प्रभावित कर रहे हैं। उनके बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं, भौगोलिक ये कहें कि दूरियां हैं। इस कारण से छोटे छोटे राज्य डेवलप होंगे, जिन्हें ही नगर राज्य इनके काल में कहा गया। अब जब हम इनके पढ़ने लिखने की बात करते हैं कि इनके बारे में हमको जानकारी मिलती कहां से है, तो इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए, किसी भी काल को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, जिनकी पहले भी चर्चा हुई है। एक को हम प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं, एक को हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। प्राथमिक स्रोत जो उस काल में लिखे गए हैं। जैसे मैं दो नाम आपसे लूंगा, हेरोडोटस और थ्यूसिडियस। ये दो उस काल के इतिहासकार हैं जो यहां के बारे में लिखते हैं। इसी तरह से जब हम इलियड ओडिसी की बात करते हैं, वो वहां के महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, वहां से उनके बारे में संस्कृति पता लगती है हमको। तो जो उस काल के लोग कह रहे हैं वो प्राइमरी सोर्सेस हैं। जो उस काल के आधार पर बाद के लोग कह रहे हैं वो सेकेंडरी सोर्सेस हैं। तो इन सेकेंडरी सोर्सेस के आधार पर आज और आप और हम पढ़ते हैं। सामान्य रूप से हम में से अधिकांश लोगों ने हिस्टोरिका नहीं पढ़ी। हिस्टोरिका जो हेरोडोटस की किताब है, इतिहास के मूल पिता, वो पुक नहीं पढ़ी, लेकिन उसके आधार पर जो लिखा गया सेकेंडरी सोर्सेस थे, उन सेकेंडरी सोर्सेस को हमने पढ़ा। इस तरह से इतिहास को पढ़ने समझने का दृष्टिकोण हमारा ये दो तरह से डेवलप होता है। इसी के अंतर्गत यूरोप में आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा अध्ययन ग्रीक और रोमन संस्कृति के हुए। यही कारण है कि आप अगर हॉलीवुड को देखेंगे तो हॉलीवुड में भी आधार ग्रीक और रोमन संस्कृति का है। अभी आपको मैं जगह जगह बताऊंगा किस तरह से हॉलीवुड वालों ने यहां की पृष्ठभूमि को, यहां के कथानक को, यहां की स्टोरीज को अपनी फिल्मों का प्लॉट बनाया है। इसकी चर्चा भी आएगी। अब जरा हम इसके इतिहास के क्लासिफिकेशन की बात करें। जब हम पूरे ग्रीक सभ्यता की बात करते हैं, पूरी ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यूनान की सभ्यता की बात करते हैं, यूनान दरअसल नाम भारतीय ग्रंथों में आता है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा। इनके यहां ग्रीस और ग्रीक बोलते हैं। वैसे बोलते पहले इनको ये हेलास थे, हेलास क्षेत्र था ये। हेलास से हेलेनिस्टिक बना और इसको कुछ लोगों ने, खास करके रोमन्स ने, इसको ग्रीस कहा। तो ये नामकरण है। कभी भी किसी भी देश के कई नामकरण हो सकते हैं, जैसे भारत के भी होते हैं। तो ये नामकरण हमको इस रूप में मिलते हैं। तो हम नाम ले रहे हैं ग्रीक सिविलाइजेशन या ग्रीस सिविलाइजेशन या यूनान की सभ्यता। इसको हमने इस इतिहास को पूरे 3 भागों में बांटा है, क्योंकि इतिहास समय के आधार पर चलता है। आज से 1000 साल पहले क्या था, आज से 2000 साल पहले क्या था, आज से 10 साल पहले क्या था। इसको हम इतिहास कहते हैं, क्योंकि इतिहास एक तरह से रिकॉर्ड ऑफ पास्ट होता है, अतीत का दस्तावेज होता है इतिहास। तो इस आधार पर हमने देखा कि इसको हमने 3 भागों में बांटा। पहले पार्ट को हम हेलेनिक कह रहे हैं, दूसरे पार्ट को हम हेलेनिक कह रहे हैं, तीसरे पार्ट को हम हेलेनिस्टिक कह रहे हैं। अब जरा इसका काल विभाजन समझ ले।
आज से लगभग 5,500 साल पहले से ग्रीस हिस्ट्री प्रारंभ हुई मानी जाती है। दुनिया का कोई भी भाग हो, ज्यादातर भागों में, अधिकांश भागों में, या यूं कहें कि सभी भागों में मानव की सभ्यता का विकास पत्थरों से हुआ। वो पत्थर के उपकरण बनाता था, वो कंदमूल फल खाता था, शिकार करता था। यहां से मानव की शुरुआत हुई, जिसको हम मोटे तौर पर स्टोन एज कह देते हैं। तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यहां से जब इस सभ्यता में मेटल आया, धातु आई, तो धातु से हम इतिहास का प्रारंभ कर रहे हैं और लगभग 1100 बीसी तक। यह इतना लंबा काल है, यानी कि धातु का काल भी यहीं से शुरू होता है। और अब जो ग्रीक मान्यताएं हैं, ग्रीक मान्यताओं का काल भी यही है। अभी मैंने आपको बताया था, यहां इस काल में अर्ली सिविलाइजेशन, कुछ इस सभ्यता, ये एक्चुअली ये मेन सभ्यता है, ये वाली, ये सिकंदर काल की सभ्यता या सिकंदर के उत्तराधिकारियों के समय की सभ्यता है। ये इसका बैकग्राउंड यहां बन रहा है और इसका बैकग्राउंड यहां बन रहा है। इतिहास हमेशा अपने पिलर्स नीचे से लेगा। पिलर्स में शब्द कह रहा हूं, हम आज आप ऐसे हैं, इस रूप में हैं, तो उसके पीछे भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम है तो उससे पहले भारत की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हम सब इस इतिहास की इमारत पर खड़े होते हैं। इसी कारण से इतिहास महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप और हम हवा में नहीं हो सकते। अब यहां पर एक बार दोबारा देखें, यह करीब करीब इतना लंबा काल हमने 3 भागों में बांटा। इसको हम अर्ली फेज कहते हैं, इसको मिडिल फेज कहते हैं और इसको नियो फेज कहते हैं। यानी ये प्रारंभिक काल है, ये मध्य काल है, ये बाद का काल है, परवर्ती काल, लेटर फेज बोलते हैं इसको। और यहां पर हमें 2 सभ्यताओं का होना दिखाई देता है, खास करके एजियन सिविलाइजेशन और मेनोस सिविलाइजेशन। ये 2 सभ्यताएं मुख्य हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है, ग्रीक सभ्यता का मूल आधार क्या था? एक तीसरी भी आती है जिसको माइसेनियन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसकी चर्चा भी मैं दोबारा से करता हूं। ग्रीक सिविलाइजेशन का मूल आधार क्या था? एजियन सिविलाइजेशन, मेनोस सिविलाइजेशन और माइसेनियन सिविलाइजेशन। ये 3 सिविलाइजेशन है जिनके आधार पर हम ग्रीक्स को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये जो 3 सभ्यताएं हैं, ओके, 3 सभ्यताओं की हम बात कर रहे थे, या उन सभ्यताओं की बात कर रहे थे जो प्राचीन काल की सभ्यताएं हैं। सबसे पहली सभ्यताएं हैं कहां की? ग्रीक की। ये हम पूरा इतिहास की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये 3 सभ्यताएं हैं। इनको हमने एक क्लासिफिकेशन किया है, और एक क्लासिफिकेशन मैंने जैसा कि आपको वहां बताया था वैसे ये है अर्ली सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन में हमको माइनोस सिविलाइजेशन और माइसेनिक सिविलाइजेशन ये कहलाती हैं। उसके बाद सेकंड फेज जो है हमारा, जैसा मैंने बताया था, 1100 से लेकर के और लगभग सिकंदर के काल तक है, जिसको हम क्लासिकल ग्रीस भी कह रहे हैं। ग्रीस क्योंकि इस काल में हमारे पास एपिक्स लिखे गए, इलियड एंड ओडिसी टाइप के जो जितने भी ग्रंथ हैं, साहित्य, वो लिखा गया। और लास्ट पार्ट है हेलेनिस्टिक एज, ये सिकंदर के काल का है। ये वही माइन सभ्यता, माइसेनियन सभ्यता और फोनेशियन सभ्यताएं हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2000 बीसी के आसपास ये सभ्यताएं डेवलप हो चुकी थी, आज से लगभग 4000 साल पहले उनके ग्रीस में। और ये सभ्यताओं का, ये थोड़ा ट्रेडिंग कम्युनिटी टाइप के थे लोग, माइनन्स। ये माइसेनियंस हैं, और ये माइसेनियंस करीब करीब ये कहें कि 1500 बीसी के आसपास में शुरू हुए और बाद तक चलते रहे। ये फोनेशियंस हैं, आजकल के हिसाब से तो ये लेबनान वाले पार्ट तक इनका विस्तार था और ओरिजिनेशन इनका उसी एरिया में था, लेकिन ये ग्रीस को प्रभावित करते थे, इसलिए हम फोनेशियंस की भी बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है क्लासिकल पार्ट। इसको करने के लिए हम थोड़ा सा और इसका बैक लेते हैं। ये क्लासिकल भाग है, इसको हम क्लासिकल भी कहते हैं, जिसको हम हेलेनिक सिविलाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया ग्रीस का जो नाम है वो हेलास या हेलस से बना है। ग्रीक लोगों को हेलास या हेलस कहा जाता था, और यहीं से ये हेलेनिक शब्द आया है। यहीं से फिर ये शब्द हेलेनिस्टिक डेवलप हुआ है। तो हेलास से हेलेनिस्टिक या हेलेनिक और फिर हेलेनिस्टिक ये शब्द डेवलप हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये काल लगभग 1100 बीसी से लेकर के और सिकंदर के काल तक है, जब सिकंदर
आप लोगों ने सबने सिकंदर का नाम सुना है कि सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था। जो संपूर्ण ग्रीस का इतिहास है उसमें हम 3-4 चीजों पर स्पेशली फोकस करते हैं। एक तो यहां युद्ध हुआ करते थे, वॉर, और दुनिया के सभी इतिहासों में युद्ध हुआ करते थे, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इसके अलावा जो यहां पर साहित्य लिखा गया उसमें ज्यादातर आपको लव स्टोरीज मिलेंगी। लव स्टोरी भी पूरी दुनिया की कहानी है, लेकिन इनके यहां सबसे ज्यादा लव स्टोरीज लिखी गई। अब इसका आधार मैं बाद में बताऊंगा कि साहित्य जब चर्चा करेंगे वहां पर इसकी बात करेंगे। तो युद्धों की बात करते हैं तो इस काल से पहले यहां पर कुछ युद्ध हैं जिनका जैसे नाम है ट्रोजन वॉर, ट्रोजन युद्ध। तो एक प्रश्न यहां पर यह भी बनेगा कि निम्नलिखित में से ट्रोजन युद्ध किस काल से संबंधित है या किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका नाम क्या आ जाएगा? ये हेलेनिक पीरियड का है, यानी ग्रीक सिविलाइजेशन का है, यूनान की सभ्यता से रिलेटेड युद्ध है। इसके बाद जब हम हेलेनिक पीरियड की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 1100 बीसी, लगभग आज से 3000 साल पहले से लेकर के और सिकंदर के काल तक। सिकंदर का काल मोटे तौर पर हम 336 से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और इस काल में देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। इस पूरे 1100 बीसी से सिकंदर के काल तक के बीच में हमारे पास बहुत तरह के इस सभ्यता में डेवलपमेंट्स दिखाई देते हैं। वो किस रूप में है? जैसे इस काल में एपिक्स लिखे गए। होमर नाम के कवि ने, एक शब्द आता है महाकाव्य, होमर नाम के कवि ने 2 महाकाव्य लिखे जिनका नाम था इलियड एंड ओडिसी। ये नाम आप सब लोग इससे परिचित है, इलियड एंड ओडिसी। ये 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य लिखे जाना सभी जगह लिखे गए, भारत में भी लिखे गए। आप सब जानते हैं कि आपने अगर भारतीय संस्कृति की बात करते हैं हम, तो यहां पर रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य आते हैं। जब हम दक्षिण भारत में तमिलियन संस्कृति में जाते हैं तो वहां पर संगम संस्कृति के अंतर्गत महाकाव्य, वैसे तो 2 महाकाव्य हैं लेकिन कुल मिला के 5 महाकाव्यों की चर्चा आती है। शिल्पादिकम और मणिमेखले सबसे इंपॉर्टेंट इस वहां पर है, शिल्पादिकम एंड मणिमेखले। इस तरह से यहां पर भी महाकाव्य लिखे गए, इलियड एंड ओडिसी। लगभग सभी महाकाव्यों में इन ग्रंथों में हमें वही वॉरियर की स्टोरी मिलती है। एक बड़ा फेमस नाम है जिसको मैं लिखना चाहूंगा, एक्किलीज। एक्किलीज वर्सेस हेक्टर। इसमें यह युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हॉलीवुड की पिक्चर बनी थी जिसका नाम है ट्रॉय। बड़ी फेमस मूवी है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ट्रॉय नाम की मूवी, ये ट्रॉय के युद्ध का वर्णन, देखिए ट्रोजन युद्ध इस काल में है, ट्रॉय युद्ध का वर्णन इलियड में आया है। ये इलियड कब लिखा गया इसकी जानकारी बहुत हमें स्पष्ट नहीं है कि इस पर्टिकुलर काल में लिखा गया। जैसे हमारे पास रामायण महाभारत की जानकारी स्पष्ट नहीं है कि किस काल में कब लिखा गया, एग्जैक्टली कब लिखा गया, इसकी हमको ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। मिथकीय जानकारी है, ऐतिहासिक नहीं है। इसी तरह से इनके यहां पर भी है। ये इलियड में 2 जगहों का वर्णन है। यहां पर ग्रीस राज्य है और ट्रॉय है। ट्रॉय मैं मैप में दिखाऊंगा आपको, ट्रॉय दूसरा समुद्र पार करके है, दूसरी जगह जाकर है। और एक्किलीज और हेक्टर, इन 2 योद्धाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इनके यहां परंपरा थी, बड़ी अलग तरह की परंपरा थी कि युद्ध लड़ने से पहले 2 सेनाएं जब युद्ध लड़ती थी तो एक सेना की तरफ से दूसरी सेना को कहा जाता था कि आपके बीच में जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है उसको आप बुलाइए। हम अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा को बुलाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होगा, जो जीतेगा उसकी जीत मान ली जाएगी। और ऐसे ग्रीक इतिहास में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, खूब कथाएं प्रचलित हैं। उसमें से एक एक्किलीज और हेक्टर की है। कहते हैं कि एक्किलीज को देवता का आशीर्वाद था। जैसे हमारे यहां ऋग्वेद में बोला गया है कि इंद्र देवताओं का देवता था, देवताओं का एक राजा था, और इंद्र ने आर्यों के लिए सारे युद्ध लड़े। तो जब देवताओं का ही राजा है तो उसके हारने के चांस तो वैसे ही कम हो जाते हैं। इस एक्किलीज की कहानी भी सेम यही है। ये हेक्टर, ये दोनों उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, बेहतरीन तलवारबाज, बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट, बेहतरीन भाला फेंकने वाले। और लास्ट युद्ध इन्हीं के बीच में होता है। एक्किलीज के बारे में कहा जाता है कि वहां पे यूनान की कहानियों में मिलता है कि उसकी एड़ी में जब तक नहीं मारा जाएगा, तीर जब तक एड़ी में नहीं लगेगा तब तक वो मरेगा नहीं। आप बाकी उसको कहीं भी मार दो।
आप याद कीजिए, हमारे यहाँ रावण की बात भी यही आती है, सबने कहानी सुनी है। वो हमारे यहाँ एक कहानी महाभारत में आती है जिसमें दुर्योधन को आशीर्वाद मिलता है उसकी मां की तरफ से कि तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, स्टील बन जाएगा, किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होगा। लेकिन वो ये पार्ट उसका कमजोर हो जाता है और भीम को पता लगता है, भीम वहीं पे मारता है। सेम इसके साथ भी यही हुआ। ये जो हेक्टर था, हेक्टर की डेथ के बाद, हेक्टर इस युद्ध में हेक्टर मारा जाता है। कहानी थोड़ी दुखद है। तो इसके भाई को ये पता लगता है कि इसके अगर एड़ी में तीर मारूंगा तो ये मर जाएगा। तो ये बहुत दूर से निशाना साधता है और उसकी एड़ी में मारता है और अकिलीस की डेथ हो जाती है। तो जिस तरह से अकिलीस को देवताओं का बेटा माना गया, उसी तरह से एक नाम और आता है जिसका नाम है हरक्यूलिस। ये कहानियां भी खूब, ग्रीक में ये कहानियां खूब प्रचलित थी, ग्रीस सभ्यता में, और अब तक हम उनकी चर्चा करते हैं। हरक्यूलिस नाम पर भी एक फिल्म बनी है, हॉलीवुड मूवी। ये सारे देवताओं के अपने आप को पुत्र कह रहे हैं, देवताओं का इनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, इनके यहां ऐसा सिस्टम था। तो इलियड और ओडिसी, इसी को हम कहते हैं महाकाव्य युगीन संस्कृति। जैसे हम भारत में कहते हैं महाकाव्य युगीन संस्कृति, एपिक कल्चर, उसी तरह से इनके यहां भी महाकाव्य युगीन संस्कृति की बात आती है। यहां पर एपिक लिखने के साथ साथ 5वीं शताब्दी में, 4वीं-5वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व की बात हो रही है, पेरिक्लीस नाम का एक राजा होता है। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाना है। इसका काल गोल्डन एज कहलाता है। क्या कहलाता है? गोल्डन एज कहलाता है। गोल्डन, कहीं गोल्डन एज लिखा होगा, कहीं स्वर्णिम काल लिखा होगा, कहीं ये क्लासिकल एज लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल क्लासिकल एज कहलाता है। तो ये पेरिक्लीस है। इसके काल में मंदिर बने। मंदिर में हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन टेंपल के रूप में करेंगे उसका, ए प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पर पूजा की जा सके। वैसे भारतीय संस्कृति के हिसाब से बोलूं तो मंदिर शब्द के बजाय शब्द देवालय ज्यादा उपयुक्त होता है। मंदिर शब्द के बजाय देवालय शब्द ज्यादा उपयुक्त है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर ऐसी बात है मंदिर ही होता तो पिक्चर हॉल है जयपुर में राज मंदिर क्यों नाम रखा जाता? मंदिर इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। इसी तरह से यहां पर जब शब्द आता है दैट इज टेंपल, वर्शिप प्लेस। तो ये वर्शिप प्लेस, पार्थेनन नाम का एक जैसे टेंपल मिलता है, यहां ये टेंपल भी इसी के काल में बनाया गया। और इन्होंने आर्किटेक्चर के नए नए तरीके डेवलप किए। किस तरह से वो आर्चेज बनाएंगे, मेहराब बनाएंगे, किस तरह से पिलर्स डेवलप करेंगे। पिलर्स मतलब स्तंभ किस तरह से बनाएंगे। बात के कुछ इतिहासकारों ने बोला कि भारत के स्तंभों पर भी इन ग्रीक का प्रभाव रहा, क्योंकि तीसरी चौथी शताब्दी में ग्रीक लोग भारत की तरफ आने लगे थे। तो इसलिए यहां पर एक पेरिक्लीस के पीरियड की बात आती है। पेरिक्लीस के टाइम में साम्राज्य विस्तार भी हुआ और पेरिक्लीस के टाइम में सांस्कृतिक विकास भी हुआ, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और यूं कहें कि इतिहास लेखन के क्षेत्र में। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज नगर राज्य। मैंने आपको बताया ग्रीक सिविलाइजेशन में छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे, छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे, और इस कारण से वो कोई बड़ा राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य कभी नहीं बना। ग्रीस सिविलाइजेशन मतलब बहुत से ऐसा कहा जाता है कि 150 से ज्यादा छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप याद कीजिए, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब ये देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में भी 500 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें थी। इसी तरह से, लेकिन हम सबको बोला क्या गया कलेक्टिवली? भारतीय। इसी तरह से इनको क्या बोला जा रहा है? ग्रीस या ग्रीक या यूनानी। तो इस तरह से यहां पर हम इस पर्टिकुलर पीरियड को देखते हैं, और यहां पर दो सबसे इंपॉर्टेंट नगर राज्य आते हैं। एक का नाम है एथेंस, दूसरे का नाम है स्पार्टा। एथेंस में, अभी मैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। एथेंस में डेमोक्रेटिक पैटर्न था, एथेंस में फिलोसॉफिकल आइडियाज थे, एथेंस में ज्ञान की चर्चा अधिक थी, जबकि स्पार्टा में सैन्य चर्चा होती थी। स्पार्टा की अपनी सैन्य परंपराएं होती थी। स्पार्टा की सैन्य परंपराएं, आप लोगों ने बात सुनी होगी कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पैदा होता है
और वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो नहीं रहेगा। सबसे पहले उसको फिजिकली फिट देखा, उसकी फिटनेस देखी जाएगी, नहीं तो उसको गिरा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया जाएगा। उसके बाद जब बच्चा 7 साल का होगा तो उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी, आज के कमांडो ट्रेनिंग की तरह। उसको जंगल में भेजा जाएगा, जंगली जानवरों के बीच में, वहां पे वो सरवाइव कैसे करे। अगर उसको सरवाइव करना आ गया, सैनिक को सभी तरह की, आज की डेट में भी सैनिक को स्किल्स सिखाई जाती हैं। जो फोर्स का पर्सन है, उस फोर्स के पर्सन को स्किल्स सिखाई जाती हैं। जितना ज्यादा स्किलफुल सैनिक होगा उतना ज्यादा वो सफल ज्यादा होगा। तो इन सैनिकों को कुछ स्किल्स सिखाई जाती थी और इन स्किल्स के आधार पर ये ग्रीस सैनिक बनते थे। कैसे बनते थे, क्या होता था, इसकी चर्चा थोड़े और आगे करते हैं। अभी इसके मैं एक बार आपको थोड़ी सी और चर्चा आगे कर दूं। ये मैंने बताया, जब ये छोटे छोटे राज्य बने तो इनको ग्रीक सिटी स्टेट्स कहा गया। ग्रीक सिटी स्टेट्स, इनका नाम पूछा जाएगा कमीशंस के एग्जाम्स में। और यहां पे देखिए सामने लिखा हुआ रहा है, रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्र राज्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसलिए ईच रीजन हैड ए पॉलिस, इनका जो संगठन होता था इस नगर राज्य को, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, पॉलिस क्या था, निम्नलिखित में से पॉलिस क्या था। तो पॉलिस एक प्रकार का नगर राज्य था। इसको मैं आपको अभी दिखा रहा हूं आगे। देखिए ये इनके जो सिटी स्टेट्स थे, इन सिटी स्टेट्स के हम 3 स्ट्रक्चर सामने देखते हैं। जो सिटी स्टेट होता था उसको तो पॉलिस कहते थे। जो एगोरा था, एगोरा एक शब्द आता है, एगोरा, एगोरा जो होता था उस सिटी के अंदर ऐसा एरिया था जहां पे कलेक्शन ऑफ पीपल हो सकता है, जहां पे लोग रहते हों, जहां पे लोगों का कलेक्शन होता हो, उसको हम एगोरा कहते थे। और एक्रोपोलिस एक तरह की किलेनुमा फोर्टिफाइड एरिया होता था उस शहर में। ज्यादातर पहाड़ी एरिया थे। आपको याद कीजिए, हमारे राजस्थान में भी बहुत से किले हैं, देश में बहुत जगह बहुत से किले हैं और पहाड़ी किले बड़ी संख्या में हैं। तो उस किले नुमा बस्ती को एक्रोपोलिस कहा जाता था। जैसे अपने यहां जयपुर में बोलते हैं परकोटे का क्षेत्र, उसी तरह से यहां पे ये एक्रोपोलिस कहलाता था। ये 3 पार्ट्स, इन पे सीधे प्रश्न आते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। या देखिए ये पॉलिस है, यानी एक नगर राज्य। नगर राज्य को एंशिएंट ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में क्या कहा गया, पॉलिस कहा गया। और ऐसे 3 शहरों का मुख्य रूप से विकास, नगर राज्यों का विकास हमको देखने को मिलता है। वन इज कॉल्ड एथेंस, सेकंड इज स्पार्टा एंड थर्ड इज कॉरिंथ। इसके अलावा और बहुत से, थीब्स है, ये क्रीट है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे हम इनकी चर्चा मेनली करेंगे। ये पॉलिस है, देखिए आप, मैं मैप में दिखा रहा हूं। एथेंस है, स्पार्टा है, कॉरिंथ है, मैक्रा है, ये वाला पार्ट इसमें, क्योंकि ये बड़ा एरिया है इसलिए इसमें सिटी स्टेट डेवलप नहीं हुआ, तो ये पॉलिस हो गया। ये आप देखिए एगोरा, मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हो, कलेक्शन होगा लोगों का। ये देखिए एक बाजार सा दिखाई दे रहा है, यहां लोगों का इकट्ठा, मीटिंग सेंटर्स हैं। सेंट्रल एरिया इन ग्रीस सिटीज यूज फॉर बोथ एज ए मार्केट प्लेस एंड एज ए मीटिंग प्लेस। यहां पे लोगों का एक तरह से कलेक्शन होगा जहां पे लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। आज भी हम बोलते हैं रामलीला मैदान, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। इसी तरह से यहां पर भी ये बात हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, एगोरा। ये देखिए एक्रोपोलिस को जरा ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर आपको कई जगह देखने को मिलेगा, आप नेट पे डालेंगे तो ये वहां पे कई जगह आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, उधर देखिए आप, ये थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, आम जमीन से उठा हुआ एरिया है। जैसे हमारे यहां कहा गया है कि हिंदुस्तान में कहते हैं, भारत में कहते हैं कि पहाड़ी दुर्ग, गिर दुर्ग बोला गया है। उसी तरह से यहां पर यह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसको आप देख सकते हैं। ए लार्ज इन एंशिएंट ग्रीस वेयर सिटी रेजिडेंट्स सॉट शेल्टर एंड सेफ्टी इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड मीट टू डिस्कस कम्युनिटी अफेयर्स। यहां पे लोग मिलेंगे, खास करके अगर युद्ध होंगे। आप याद कीजिए राजस्थान में भी क्या होता था, जब बड़े बड़े युद्ध होते थे तो आम जनता को किलों के अंदर बुला लिया जाता था। चित्तौड़ में भी ऐसे हुआ, रणथंभौर में हुआ। तो ये इस तरह से यहां पे एक्रोपोलिस है। ये एक्रोपोलिस पिछले 2-3 सालों में कमीशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है।